नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपनी बात चल रही थी प्रकाश के अंदर, और प्रकाश के अंदर अपन पढ़ रहे थे दर्पणों के बारे में, यानी मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। और दर्पणों के अंदर अपन पढ़ा था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो अपन समतल दर्पण का अध्ययन कर लिया था दोस्तों। आज अपन बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित, कि गोलीय दर्पण है वो क्या होता है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आज की वार्तालाप रहेगी वो गोलीय दर्पण से संबंधित। गोलीय दर्पण स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो चैनल को शेयर भी करें। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों, वो करेंगे किससे, गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के अंदर अपन पढ़ा था गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार से होता है। और एक बात अपन देखें दोस्तों, तो दर्पण होता है, नाम से पता चल रहा है, नाम क्या है, गोलीय दर्पण। इसका मतलब ये एक गोले से मिलकर बना होगा, यानी इस दर्पण का निर्माण होता है दोस्तों वो किससे होता है, एक गोले से होता है। जैसे अपने पास ये एक गोला है, ये एक गोला है। किसका है ये गोला, एक कांच का गोला है। क्या है दोस्तों, कांच का गोला है। इस कांच के गोले से, गोले को अपन क्या करते हैं, इस कांच के गोले को यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको गोले को काट लेते हैं। यहाँ से इस गोले को काट लिया। अब इस गोले को काटने पर किसका निर्माण हुआ, यानी जो भाग हुए, ये टुकड़े हुए, इन टुकड़ों से क्या होता है, गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। मैं बात करूँ दोस्तों, गोलीय दर्पण होता है, यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। यानी मैं बात करूं, इसका एक भाग हो जाएगा अपने पास, वो कौन सा है, अवतल दर्पण। एक तो कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। एक इसका भाग रहेगा दोस्तों गोलीय दर्पण का, वो कौन सा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो मैं बात करूं तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक तो कौन सा है दोस्तों, अवतल, और एक कौन सा है, उत्तल। इससे अपन क्या कहते हैं, इस दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स। इस दर्पण को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स दर्पण, कॉन्वेक्स। और इस दर्पण को अपन कहते हैं कॉनकेव दर्पण। कौन सा कहते हैं, कॉनकेव दर्पण कहा जाता है, कॉनकेव दर्पण कहा जाता है। तो दर्पण की बात करें दोस्तों, तो दर्पण कितने, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब इस गोले से किस प्रकार से निर्मित होते हैं, यानी अपन ने क्या किया, जो यहाँ पर अपने पास गोला था, उस गोला यानी किसका गोला है, कांच का गोला था। इस कांच के गोले को इसको काट लिया। काटने पर अपने पास क्या है, ये जो टुकड़ा बना, इस टुकड़े के अपन ने क्या किया, एक बार अंदर की साइड पॉलिश की और एक बाहर की साइड पॉलिश कर दी। यानी मैं इस टुकड़े को अगर लिखना चाहूँ तो दो प्रकार, इस टुकड़े को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब इस टुकड़े को मैंने क्या किया, इस प्रकार से ये दो टुकड़े बनाए। एक टुकड़े की मैं अंदर की साइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी। एक टुकड़े की क्या कर दी, बाहर की साइड पॉलिश कर दी। इनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, इनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है। तो अपने पास क्या है, दो दर्पण बन गए। दो दर्पण कौन से, एक उत्तल होगा, एक अवतल होगा। अब अवतल कब बनेगा, उत्तल कब बनेगा, यह देखते। ये जो अपने पास ये कांच का टुकड़ा था, इसको काट कर अलग किया, ये भाग, इस भाग को अपन क्या करते हैं, जैसे अंदर की साइड पॉलिश करते हैं, इसकी अंदर की साइड पॉलिश करते हैं, तो कौन सा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। यानी अपने पास क्या था, ये टुकड़ा यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से इस टुकड़े को काटा, और इस टुकड़े को, यानी अपने पास ये टुकड़ा प्राप्त हुआ, वो इस प्रकार से ये टुकड़ा प्राप्त हो गया। इस टुकड़े को मैंने यहाँ रखा, इस टुकड़े को यहाँ रख दिया। इसको यहाँ रखने पर इस प्रकार का भाग प्राप्त हुआ। छोटा बना लेते थोड़ा, यानी इस टुकड़े को मैंने यहाँ रखा, इस प्रकार से मैं यहाँ से ले लेता हूँ, है ही नहीं, छोड़ो। यानी ये था अपने पास, ये इस प्रकार से वार्तालाप करें, यानी इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाता है। एक भाग अपने पास प्राप्त होगा, वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब अपन ने क्या किया, एक को तो अंदर की तरफ पॉलिश की, एक को बाहर की तरफ। अब जो अपने पास उत्तल दर्पण है, जो
इस मिरर की साइड अपन क्या करेंगे, जो अंदर का भाग है इस अंदर के भाग पर क्या कर देंगे दोस्तों, पॉलिश कर देंगे। अंदर के भाग पर पॉलिश करते हैं तो इनका परावर्तक पृष्ठ होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ बाहर वाला होगा। ये इसका क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ है वो कौन सा है, बाहर वाला। अंदर की साइड क्या है, पॉलिश है। तो इस प्रकार के लेंस को, दर्पण को सॉरी क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। यदि अपन क्या करते हैं, बाहर की साइड पॉलिश कर देते हैं, इस साइड पॉलिश कर देंगे, इस साइड की पॉलिश करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ होगा राजा उसका, वो कौन सा हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ होगा वो कौन सा होगा, अंदर की साइड। तो उससे अपन क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। परिभाषा क्या हो जाएगी, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो तो उन्हें क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हो तो उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। ये तो हो गई दर्पण। अब दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आती है कुछ, वो कैसे आती है, या अपन बात करें जो अपने पास दर्पण है, दर्पण से संबंधित परिभाषा यानी कैसी होगी, जैसे ये एक दर्पण अपने पास कांच का गोला था, इस कांच को गोले को काट कर अपन ने क्या बनाया, दर्पण का निर्माण किया राजा। अब दर्पण का निर्माण किया, जैसे इस गोले का भी क्या होना चाहिए, एक केंद्रक होगा कि नहीं होगा, इस गोले का भी क्या होगा, एक केंद्रक होगा। और इस गोले की भी एक क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो दर्पण के अंदर एक आता है राजा वक्रता केंद्रक। तो वक्रता केंद्रक होगा, उसकी परिभाषा होगी वो क्या हो जाएगी कि जिस गोले से, जिस यानी ये गोला, जिस गोले से, जिस कांच के गोले से दर्पण का निर्माण हुआ है उस गोले के केंद्रक को अपन दर्पण का वक्रता केंद्रक कहते हैं। सिंपल सी बात, यानी जिस कांच के गोले से दर्पण का निर्माण हुआ है उस कांच के गोले को, गोले के केंद्रक को अपन क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या परिभाषा होगी, जिस कांच के गोले से दर्पण का निर्माण हुआ है दोस्तों उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसका क्या है केंद्रक, ये है। इस केंद्र को ही अपन किस नाम से जाना जाएगा, वक्रता केंद्रक। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्रक कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, अभी बता दें। अब इस जो गोला है कांच का, इसकी जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या को अपन क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो इसकी त्रिज्या है इस त्रिज्या को क्या कहते हैं दोस्तों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा होगी राजा वो क्या हो जाएगी कि जिस कांच के गोले से दर्पण का निर्माण हुआ है उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं, आर के द्वारा निरूपित करते हैं। और वक्रता केंद्र को सी के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब देखो, ये जो कांच के गोले से, जो कांच का गोला था इससे काटने वाली ये रेखा होती है, इस रेखा को अपन क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहा जाता है। अब द्वारक यानी मान लो यहाँ पर अपने पास क्या है, जैसे x और y है, तो ये x y जो रेखा है उसे अपन क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। और जो ये दर्पण है, दर्पण का जो मध्य बिंदु है, या कह सकते हैं परावर्तन का, जो गोले के गोला कांच का था उसको काट कर बनाया दर्पण, और दर्पण का जो मध्य बिंदु है इस मध्य बिंदु को अपन क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्रुव। जिसे ध्रुव होता है इसे अपन O के द्वारा निरूपित करते हैं, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्रुव कहा जाएगा। तो इस गोले की त्रिज्या केंद्रक को वक्रता केंद्र, इस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और जहां से गोले को काट कर अलग किया उसे अपन क्या कहते हैं, द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, द्वारक कहा जाता है। ये इनकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण को अपन किस प्रकार से व्यक्त करेंगे और उत्तल दर्पण को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। परिभाषा क्या होती है कि वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर वक्रित हो तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। या वे दर्पण जिनका पॉलिश किया हुआ भाग अंदर की ओर हो, उत्तल दर्पण। और वे दर्पण जिनका पॉलिश किया हुआ भाग बाहर की ओर हो, अवतल। या कह सकते हैं वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो तो उसे क्या कहेंगे,
अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। इसके अलावा कुछ परिभाषाएं आती है दोस्तों, जैसे फोकस बिंदु होता है और फोकस दूरी भी होती है, तो उनके बारे में भी अपन देखते हैं। तो अपने पास लेंस लेते हैं, जैसे अपने पास जो दर्पण की बात करें तो दर्पण दो प्रकार का, दोनों को ही ले लेते हैं। जैसे ये अपने पास है वो कौन सा है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक अपने पास अभी लिया था अपने पास कौन सा है, अवतल दर्पण। यानी दर्पण है वो कितने प्रकार के, मिरर कितने प्रकार के हैं, मुख्यतः दो प्रकार के मिरर होते हैं। दो कौन कौन से दोस्तों, एक तो होता है समतल और एक होता है गोलीय। गोलीय मिरर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अवतल और उत्तल। इस जो अपने पास है कौन सा, उत्तल, उत्तल के अंदर जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है या बाहर की ओर होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है। यानी इस प्रकार से ये है, इनका जो पॉलिश किया हुआ भाग होगा वो तो कहाँ होगा दोस्तों, इसकी पॉलिश होगी वो कहाँ होगी, अंदर की ओर। तो यहाँ पॉलिश हो जाएगी, ये पॉलिश हो जाएगी। बाहर की ओर कौन सा होगा, वक्रित भाग। और इसकी अपन बात करें तो इसके अंदर जो यानी पॉलिश किया हुआ भाग किस प्रकार से रहेगा, यानी जैसे ये अपने पास क्या है, दर्पण है, हो गया कांच। इसके ऊपर एक तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश, यहाँ अंदर की ओर पॉलिश थी दोस्तों, तो यहाँ कहाँ हो जाएगी, बाहर की ओर पॉलिश हो जाएगी। तो इस प्रकार से पॉलिश कर दी, ये पॉलिश हो गई। अब इसमें अंदर क्या होता है, जैसे अपन पढ़ा था यहाँ जो ये है वक्रता त्रिज्या, ये होगी, ये वक्रता केंद्र का ये ध्रुव है, इनके मध्य अगर लंबी ये इसको बढ़ा के लिख देते हैं इस प्रकार से, लंबी काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, तो उससे अपन क्या कहते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसे अपन क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहा जाता है राजा, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष की परिभाषा हो जाएगी, वक्रता केंद्र व ध्रुव से खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव व वक्रता केंद्र से खींची गई काल्पनिक रेखा को अपन क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। जैसे मान लो यहां से मैं मुख्य अक्ष लेता हूं, यहां से मुख्य अक्ष लूंगा तो कहां से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो गया मुख्य अक्ष। इधर से लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा, ये हो गया अपने पास मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी अपने यहां आ जाएगा अपने पास क्या है, वक्रता केंद्रक, और यहां ध्रुव तो है ही। इधर अपन देखते हैं तो यहां जाएगा अपने पास वक्रता केंद्रक, यहां अपने पास ध्रुव तो है ही। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के यानी यहां से ले लेता हूं, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो यहां से क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद ये कहां लौटेगी, इस प्रकार से लौट जाएगी। यहां से प्रकाश की किरण आई, परावर्तन के बाद ऐसे लौट गई। यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तन यहां से क्या होगा, दर्पण पर टकराएगी, परावर्तन होगा, वापिस इस दिशा में लौट जाएगी, ये हो जाएगा। अब ये किरणें आपस में नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी, जब तक नहीं मिलेगी तब तक कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे समतल दर्पण में अपन ने कहा था, जैसे प्रकाश की किरणें आ रही है, दो प्रकाश की किरणें आएगी, तीन, जितनी भी आएगी कम से कम दो होनी चाहिए। दो प्रकाश की किरणें आपस में टकराएगी, जिस बिंदु पर मिलेगी, आरोपित होगी, उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब मान लो इस दर्पण के अंदर क्या है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरणें फैल रही हैं, कहीं मिलेगी नहीं। लेकिन इसको अगर ये किरणें पीछे की ओर जाती, यहाँ पीछे की ओर जाती तो इस प्रकार से जाती, अगर ये भी पीछे की ओर जाती तो इस प्रकार से यहाँ से गमन करती, तो यहाँ से ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, एफ, यानी इस बिंदु को फॉक्स बिंदु कहते हैं। क्या कहा जाता है राजा, एफ यानी फॉक्स बिंदु कहते हैं, फॉक्स बिंदु कहा जाता है। इसी प्रकार मैं इसके अंदर देखूं तो यहाँ से भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उस बिंदु को अपन फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, परावर्तन के बाद इधर जाएगी, परावर्तन के बाद इस दिशा के अंदर क्या होगी, गमन करेगी, आई तो इस दिशा में गई, इस दिशा में, ये भी इस दिशा से आई, इस दिशा में गई, और यहाँ पर क्या है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतीत हुई या इस बिंदु पर मिलती है, उससे अपन फोकस बिंदु कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी फोकस बिंदु की,
परिभाषा किसकी है? फॉक्स बिंदु की। फॉक्स बिंदु को किससे निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं? एफ से, कैपिटल एफ से। तो परिभाषा क्या हो जाएगी राजा? परिभाषा हो जाएगी इसकी, क्या होगी कि मुख्य अक्ष के, ये अपने पास है, ये क्या है दोस्तों? ये इसे अपन कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं राजा? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब होता है वे किरणें जो आपस में कभी मिलेगी नहीं, या वे रेखाएं जो आपस में कभी मिलती नहीं है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है, ये मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? फॉक्स बिंदु कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? फॉक्स बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉक्स बिंदु कहते हैं। एक क्या होती है दोस्तों? फॉक्स दूरी होती है। क्या होती है? फॉक्स दूरी। फॉक्स दूरी। अब फॉक्स दूरी किसे कहते हैं? इधर देखो, फॉक्स दूरी का मतलब होता है, दो परिभाषा बन सकती है यहां से देखें फॉक्स दूरी की। एक तो क्या बन सकती है? जो ये वक्रता केंद्रक है और ये एफ है फॉक्स बिंदु, तो अपन कह सकते हैं वक्रता केंद्रक व फॉक्स बिंदु के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फॉक्स दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्रक व फॉक्स बिंदु के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? फॉक्स दूरी कहते हैं। या अपन कह सकते हैं इसे किसके द्वारा? स्मॉल एफ के द्वारा दर्शाते, तो इसे फॉक्स दूरी कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं फॉक्स बिंदु व ध्रुव के मध्य की दूरी को भी क्या कहते हैं? फॉक्स दूरी कहते हैं। दो परिभाषा हो सकती हैं, हो सकती है ना, हो सकती है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जितनी दूरी ये होगी फॉक्स बिंदु व वक्रता केंद्र के मध्य, उतनी की उतनी दूरी ध्रुव व फॉक्स बिंदु के मध्य होगी। तो मैं कह सकता हूं कि वक्रता त्रिज्या है उसको किसके द्वारा दर्शाते हैं? आर के द्वारा दर्शाते हैं, और फॉक्स दूरी को एफ के द्वारा। तो मैं कह सकता हूं कि आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर क्या कह सकता हूं? 2f कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं कि वक्रता त्रिज्या की फॉक्स दूरी क्या होती है? दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फॉक्स दूरी का क्या होता है? आधा होता है। मान लो अपने पास वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है? मान लेते हैं अपने पास 10 सेंटीमीटर है, तो फॉक्स दूरी उसके पास कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या की फॉक्स दूरी क्या होती है? दुगनी होती है। ये पॉइंट बन गया। अब दूसरा अपन देखते हैं, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? एकत्रित करने का काम कर रहा है। ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है दोस्तों? एकत्रित कर रहा है। यानी इसका मतलब ये अभिसारित कर रहा है। अभी का मतलब होता है एकत्रित करना। अभी का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना। इसलिए इस लेंस को, सॉरी इस दर्पण को अपन किस नाम से जानेंगे? इस दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर रहा है। एकत्रित करने का काम किसके द्वारा होता है? अवतल दर्पण के लिए। और अवतल दर्पण को इसलिए अभी का हम लोग एकत्रित करने का काम करते हैं। और ये क्या कर रहा है? प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। प्रकाश की किरण यहाँ समांतर आ रही थी, इसको फैलाने का काम किया, और फैलाने के काम करने के कारण इससे क्या कहा जाता है? फैलाने को अपन क्या कहते हैं? अप कहते हैं। अप, फैलाना। अप का मतलब फैलाना, तो इसे अपचारी किरणें कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है अपचारी। क्या कहा जाता है? अपचारी दर्पण। अपचारी दर्पण ये काम करता है किरणों को फैलाने का, और ये काम करता है किरणों को एकत्रित करने का। प्रश्न आ सकता है कि वे दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है उसे कहा जाता है, ऑप्शन में मिल सकता है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आप क्या करोगे? केंद्रित करने का काम होगा, तो गोलीय दर्पण होगा। सही है इसमें गोलीय दर्पण, लेकिन गोलीय का भी कौन सा भाग है? अवतल दर्पण। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। और अजय वे दर्पण जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन में मिल सकता है सेम ऑप्शन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आप गोलीय भी सही है, लेकिन गोलीय का भी भाग दे रखा है कौन सा? उत्तल। तो आप राइट किसको मानोगे? उत्तल दर्पण को। इस प्रकार से आता है। अब मान लो इसकी एक प्रकृति की अंदर बात करें या विशेषता की बात करें, ये दर्पण कैसे होते हैं? विशेषता। अब इसके अंदर क्या होता है? विशेषता में दो विशेषताएं होती हैं। एक तो होती है सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तो इस प्रकार से अपन कहें तो इसका उपयोग किया जाता है जो अपने पास उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे आपने देखा होगा
गाड़ी में बैठे होंगे, गाड़ी के पास में कांच लगे होते हैं, कौन से गाड़ी के साइड कांच होते हैं, साइड कांच होते हैं, देखे हुए ना, उसके अंदर जो वहां पर जो दर्पण लगे होते हैं वो दर्पण कौन से हैं, उत्तल दर्पण है कि नहीं है। अब उत्तल दर्पण के अंदर आप क्या करेंगे, जैसे आप गाड़ी में बैठकर देखो तो वहां पर क्या होता है, लेंस लगा होता है साइड में, वो उत्तल लेंस होता है, उसके अंदर देखो तो वहां से जो पीछे की साइड की जो पीछे का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर क्या है, जो पीछे क्षेत्र, मान लो कोई पीछे गाड़ी आ रही है, गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, वो गाड़ी है उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा या उल्टा, वो गाड़ी उल्टी दिखाई दे रही है या सीधी, सीधी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। कैसा प्रतिबिंब होगा दोस्तों, सीधा। जैसे आप तालाब के पास से निकले होंगे, तालाब के अंदर प्रतिबिंब अपना उल्टा दिखाई देता है, देता कि नहीं देता है। तो यहां पर अपन जो कांच में से देखते हैं पीछे की साइड जो गाड़ी, दर्पण में से, जो दर्पण में से अपन पीछे की साइड गाड़ी देखते हैं, वो क्या दिखाई दे रही है, वो गाड़ी कैसी दिखाई, सीधी सीधी दिखाई दे रही है। और सीधा हमेशा होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। सीधा हमेशा कैसा होता है दोस्तों, आभासी होता है, सीधा आभासी होता है। अब ये कैसा बनेगा प्रतिबिंब, सामान्यतः छोटा भी बन सकता है बड़ा भी, लेकिन सामान्यतः अपन देखें तो ये छोटा होता है बड़ा। अब जैसे दर्पण के अंदर अपन पीछे की साइड गाड़ी देखते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसको सामान्य से यानी छोटे क्षेत्र में बांटता है। बहुत बड़ी गाड़ी होती है कि नहीं होती है, उसको छोटी सी दिखाई देती है, और गाड़ी अपनी गाड़ी से वो दूर है लेकिन नजदीक दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कैसा होगा, आभासी और सीधा, आभासी और छोटा, सामान्यतः छोटा होता है, ठीक है ना। अब इसकी बात करें तो इसमें से आप क्या करना है, प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, इसके विपरीत होगा, यहां सीधा है तो वहां कैसा दिखाई देगा दोस्तों, उल्टा। और उल्टा होता है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक और बड़ा होता है। ये इनके क्या थे, कुछ विशेषताएं थी प्रतिबिंब की। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंबों की कुछ विशेषताएं थी कि इसके द्वारा जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, आभासी और छोटा बनेगा। लेकिन इसके द्वारा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के द्वारा, वो कैसा बनेगा राजा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। सिंपल सी बात है। अब इसके अगर दर्पण आपको याद हो जाते हैं तो लेंस हो जाएंगे। लेंस और दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थितियां समान है वो मैं आपको बताऊंगा जब लेंस पढ़ेंगे। दर्पण के अंदर आप याद रखना, दर्पण उत्तल छोड़ देना, अवतल अवतल छोड़ देना, उत्तल के अंदर आप याद रखना कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो याद नहीं रहता था आपको ये याद रखना है, उत्तल कहाँ कहाँ लगा होता है, उत्तल दर्पण गाड़ियों में लगा होता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखते हैं तो कि पीछे की वस्तु कैसी दिखाई देती है, आपको दिमाग में आ जाएगा, सीधी दिखाई देती है। सीधी हमेशा आभासी होती है और छोटी दिखाई देती है। तो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि जो ये दर्पण है, इन दर्पणों का कहां कहां उपयोग किया जाता है। परिभाषा अपन ने पढ़ ली, अब इनका उपयोग है वो कहां कहां किया जाएगा, आगे देखते हैं अपन। इनका उपयोग है वो कहां कहां किया जाएगा, आगे देखते हैं। उपयोग के अंदर सबसे पहले अपन ले लेते हैं, जैसे अपने पास आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है ये देखते हैं। उत्तल दर्पण का सबसे पहले देखें तो अपन ने कहा गाड़ियों के पीछे का जो दृश्य है, गाड़ियों के पीछे का दृश्य है राजा, उस पर दृश्य को देखने के लिए क्या जाता है, या अपन कह सकते हैं कि गाड़ियों में पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए, ये भी कह सकते हैं। तो पहला इसके अंदर हो जाएगा गाड़ियों में पीछे आने वाली, गाड़ियों में पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए, गाड़ियों को देखने के लिए पहला उपयोग हो गया। इसका उपयोग कहां किया जाएगा, जो गाड़ियों में पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है राजा। उसके बाद अपन देखो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों में घुमावदार रोड होती हैं, पहाड़ी इलाकों में क्या होती है, घुमावदार सड़कों पर इसका उपयोग किया जाता है। तो दूसरा हो जाएगा जो पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर क्या होता है, या पहाड़ी क्षेत्रों में लिख सकते हो, पहाड़ी क्षेत्रों में घुमावदार सड़कों पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो ये जो घुमावदार है क्षेत्र, यहाँ ये इस प्रकार से रोड आती है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या होगा,
जो दर्पण लगा होगा वो दर्पण कौन सा होगा दोस्तों? वो दर्पण होगा अपने पास कौन सा? उत्तल दर्पण होगा। इसके साथ साथ आपने देखा होगा रोड लाइटों में, जो रोड लाइटें होती हैं, जो रोड लाइटें क्या काम करती हैं? प्रकाश को फैलाने का काम करती है, और फैलाने के लिए इसमें क्या होता है? कौन सा होता है? फैलाने के लिए दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं दोस्तों, रोड लाइटों में, रोड लाइटों के अंदर कौन सा दर्पण लगा होता है दोस्तों? रोड लाइटों के अंदर उत्तल दर्पण लगा होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? उसके जो रोड लाइटें होती है उसके ऊपर देखना, एक साइड पे थोड़ा सा कलर टाइप आपको दिखाई देता है, वहां पर सोडियम परावर्तक लैंप होता है, यानी उसके अंदर लैंप लगा होता है। वो कैसा होता है? सोडियम परावर्तक लैंप। कौन सा लैंप लगा होता है? सोडियम परावर्तक लैंप लगा होता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे आपने देखा होगा कभी एटीएम पे गए हो, एटीएम में जहां से पैसे निकालते हैं, जहां अपन क्या करते हैं? पिन लगाते हैं, उसके ऊपर की साइड एक आपने पट्टी के रूप में आपने एक दर्पण देखा होगा जिसमें अपना चेहरा दिखता है। वो कौन सा है? छोटा छोटा दिखता है कि नहीं दिखता? पीछे का क्षेत्र को भी, अधिक क्षेत्र को भी कवर करता है। तो वो अपने पास दर्पण है, वो कौन सा है? उत्तल दर्पण। तो कह सकता हूं एटीएम की मशीनों में, एटीएम की मशीनों में किसका, कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रोड लाइटों में उत्तल दर्पण। और आगे पढ़ेंगे, जो रोड लाइट तो ये होगी, गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। और यहां कौन सा? रोड लाइटों में जो रोड के किनारे किनारे लाइटें लगी होती है ना, इस प्रकार से, जैसे ये रोड है, इस रोड पे जैसे पोल पर लगी होती हैं, इस प्रकार की ये लाइटें होती है, इस प्रकार की ये लाइटें होती है, इसके अंदर जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये थे गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में घुमावदार सड़कों पर, रोड लाइटों के अंदर और एटीएम की मशीन के अंदर, ये मुख्यतः उपयोग थे इनके। अब देखो दोस्तों, गाड़ियों के अंदर एक जो दर्पण होता है और लगा होता है, जैसे ड्राइवर, जो चलाने वाला ड्राइवर होता है उसके पास में आपने देखा होगा गाड़ी के आगे भाग पर एक और लगा होता है अंदर की साइड, तो वो दर्पण होता है समतल दर्पण। जो पीछे का, यानी कहने के जैसे रिवर्स लेता है उस समय उसके अंदर देखकर उसको लेने के लिए काम आता है, वो कौन सा लेंस, सॉरी दर्पण होता है? वो समतल दर्पण होता है। साइड में लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। और उसकी हेडलाइटों के अंदर लगा होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। तीनों दर्पणों का उपयोग होता है। आपसे पूछा जाए कि गाड़ी में रिवर्स लेते समय जो दर्पण देखने के लिए प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? समतल। और गाड़ियों में का साइड दर्पण लगा होता है वो उत्तल। और हेडलाइट के अंदर कौन सा दर्पण होता है? वो होता है अपने पास अवतल। ये थे उपयोग किसके? उत्तल दर्पण के। अभी अपन देखते हैं वो किसके हैं दोस्तों। अभी अपन बात करेंगे वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करें। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे पहले अपन देखें, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है एएनटी विशेषज्ञों। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ईएनटी विशेषज्ञों, एएनटी विशेषज्ञों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। एएनटी विशेषज्ञों के द्वारा इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। एएनटी विशेषज्ञ क्या होते हैं? एएनटी विशेषज्ञ क्या होते हैं? जो जैसे कान है, नाक है, गले के जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? वो कौन से? अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? वस्तुओं को बड़ा करने के लिए काम में आता है। अवतल दर्पण क्या करता है? वस्तुओं को बड़ा करता है। उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा करता है। तो इसलिए इसके साथ साथ जो आपने देखा होगा दंत विशेषज्ञ होते हैं, दंत विशेषज्ञ भी किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है दोस्तों, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर भी उपयोग होता है। तो कह सकते हैं गाड़ियों की हेडलाइट में, हेडलाइट में किसका उपयोग होता है दोस्तों? कौन से दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का होता है। या आपने देखा हुआ सरस लाइटें, सरस लाइटों
लाइटों में भी किसका उपयोग होता है दोस्तों? अवतल दर्पण का होता है। इसके साथ साथ अपन बात करें सौर कुकर, कौन सी बात करें? सौर कुकर के अंदर, यानी सौर भट्टियां भी कह सकते हैं या सौर कुकर, जिसके अंदर कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का किया जाता है। इसके साथ साथ आपने कभी दुकान पे गए हैं, बाल दाढ़ी जो करवाने के लिए गए हैं, वहां पर यानी शेविंग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? शेविंग। शेविंग के अंदर शेविंग करवाते समय या शेविंग करने के लिए जो प्रयुक्त दर्पण है, शेविंग करने में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? शेविंग करने में प्रयुक्त दर्पण होता है राजा, वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। अब इसको ये भी कह सकते हैं, शेविंग जरूरी नहीं है। अब जैसे मान लो अपन क्या करते हैं, शेविंग करते हैं, पुरुष शेविंग करते हैं, और जो महिला होती है वो मेकअप वगैरह करती है, उसमें भी कौन सा होता है? मेकअप के अंदर भी कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण ही उपयोग किया जाता है। ये थे किसके? अवतल दर्पण के क्या थे? उपयोग थे। अब अवतल दर्पण, अब क्या होता है? अवतल दर्पण के द्वारा कौन कौन से प्रतिबिंब बनेंगे, उस प्रतिबिंबों के बारे में भी वार्तालाप कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, इनके बारे में वार्तालाप करेंगे। जैसे अपने कंपटीशन एग्जाम होता है, जो राजस्थान कंपटीशन एग्जाम होता है, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो राजस्थान लेवल, केंद्र लेवल पे आता है, तो उनके अंदर इसके आरेख भी दे रखे होते हैं। इनके अंदर सामान्यतः क्या आते हैं? उनके प्रतिबिंब आते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो अपन सिर्फ प्रतिबिंब की बात करें, आरेख भी देखेंगे। तो प्रतिबिंब बात करें तो अपने पास दर्पण चल रहा था, वो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। किससे पूछा गया है राजा? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पण होता है, उसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर बाहर की ओर, तो उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। जैसे यहां बना लेते हैं अपन, ये अपने पास यहां इससे बना लेते हैं, ये है अपने पास दर्पण। इसकी अवतल की बात हो रही है, तो इनकी पॉलिश होगी राजा, वो पॉलिश कहां करेंगे? बाहर की साइड। ये बाहर की साइड पॉलिश कर ली, और पॉलिश करने के बाद अपन देखते हैं तो इनका क्या होता है, यहां से एक, इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर क्या होती हैं? एक तो होती हैं वक्रता केंद्रक, एक होगा एफ फोकस बिंदु, ये हो जाएगी। अब क्या करते हैं अपन? प्रतिबिंब की एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं। या पहले आप देखो वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं। यहां से वक्रता केंद्रक है, वक्रता केंद्रक से इस साइड क्या हो जाएगा दोस्तों? वक्रता केंद्रक से इस साइड की बात करें तो यहां मान लो अनंत, क्या मान लेते हैं? अनंत पर। अब वस्तु को रखते हैं, एक बार वस्तु को रखेंगे अनंत पर, कहां रखेंगे दोस्तों? अनंत पर। फिर अपन क्या रखेंगे? वक्रता केंद्रक व अनंत के मध्य। फिर वस्तु को कहां रखेंगे? वक्रता केंद्रक पर। फिर वस्तु को कहां रखेंगे? वक्रता केंद्रक व फोकस बिंदु के मध्य। फिर अपन कहां रखेंगे वस्तु को? फोकस बिंदु पर। फिर अपन वस्तु को कहां रख सकते हैं? यहां बिंदु है अपने पास, वो बिंदु कौन सा है? वो ध्रुव है, और ध्रुव और एफ के मध्य रख सकते हैं। तो वस्तुओं की रखने की स्थिति अपने पास है, वो कितनी प्राप्त होगी? पहले स्थिति को देखो, फिर अपन प्रतिबिंब देखेंगे। या तो वस्तु को अपन अनंत पर रख सकते हैं, या वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य, या ये आ सकता है अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। दूसरा पॉइंट भी आ सकता है, क्या आएगा? वक्रता केंद्रक से परे, क्या आ सकता है? वक्रता केंद्रक से परे, या इसकी जगह आ सकता है अनंत व सी के मध्य। अनंत व सी के मध्य, सी के मध्य, यानी वक्रता केंद्रक व अनंत के मध्य, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब इस प्रकार से आ गया।
अनंत पर, वक्रता केंद्रक व अनंत के मध्य, वक्रता केंद्रक पर, वक्रता केंद्रक व फोकस बिंदु के मध्य, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य। ये कितनी कंडीशन, 1 2 3 4 5 और 6 कंडीशनें बन सकती हैं। तो आप सबसे पहले एक सारणी बनाओ, उसके अंदर अपन इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। ये मान लो अपने पास एक सारणी बना लेता हूं, सारणी अच्छी बनाते हैं। एक लाइन यहां से ले लेते हैं। ये हो गए। अब अपन क्या रखते हैं, यहां रख देंगे वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति, आप लिख सकते हो। मैंने यहां लिख दिया वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ये रख दिया। इधर लिख देते हैं वस्तु के बाद क्या बनेगा, दर्पण पर दो प्रकाश की किरणें टकराएगी, फिर आपस में मिलेगी तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब जैसे समतल दर्पण के सामने थे अपना क्या बन रहा था, प्रतिबिंब। तो यहां मैं लिख सकता हूं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब वस्तु को कहां रखा है, सबसे पहले देखो वस्तु को रखा है अनंत पर। यहां सबसे पहले पॉइंट बन जाएगा वस्तु अनंत पर, वस्तु अनंत पर हो गई। अगला अपन लिखेंगे वस्तु को कहां रखा है राजा, वस्तु को रखा है अनंत व, अनंत व कहां रखा है, वक्रता केंद्र के मध्य या वक्रता केंद्र से परे लिख सकते हैं। तो अपन यहां लिख सकते हैं दोस्तों सी से परे, कहां लिखेंगे, सी से परे, परे लिख सकते हैं। सी से परे मतलब वक्रता केंद्रक व अनंत के मध्य, ये लिख सकते हैं। उसके बाद देखें अपन अगली वस्तु रखी हुई है दोस्तों, वो कहां रखी हुई है, वक्रता केंद्रक पर। तो यहां लिख सकते हैं अपने सी पर, सी पर हो जाएगी। अगली वस्तु हो जाएगी अपने पास, वो कहां हो जाएगी, अगली वस्तु हो जाएगी वो कहां है, सी व एफ के मध्य। तो अगली अपन बात करेंगे दोस्तों सी व एफ के मध्य हो जाएगी, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। अगली वस्तु को देखते हैं, सी व एफ के मध्य हो गई। अगली वस्तु देखते हैं कहां है, एफ पर। तो मैं लिख सकता हूं यहां एफ पर, एफ पर हो जाएगी। और अगली वस्तु रखी हुई है दोस्तों, वो कहां रखी हुई है अपने, एफ व ओ के मध्य। तो मैं यहां लिख सकता हूं एफ व ओ के मध्य, एफ व ओ के मध्य। ये हो गई वस्तु रखने का जो क्रम था वो हो गया। अब दोस्तों आप देखते रहिए, ये जो आपके प्रतिबिंब से संबंधित एक सारणी याद कर लेना, ये आरेख की कहीं जरूरत नहीं। अब अपन कैसे करेंगे, अब इस आरेख को नहीं देखना है और नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक पॉइंट याद रखना है। कितने पॉइंट, एक पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले क्या होगा, यदि अपन वस्तु को क्या करेंगे, वक्रता केंद्रक पर रखेंगे, वक्रता केंद्रक पर रखेंगे तो उनका प्रतिबिंब ही कहां बनेगा, वक्रता केंद्रक पर बनेगा। जैसे ये कोई दर्पण है, कौन सा, अवतल, यहां से क्या कर दी, इसकी पॉलिश कर दी। यहां पर अपने पास है वक्रता केंद्रक, यहां कोई वस्तु रखी हुई है, इस प्रकाश की किरण को गुजारा, यहां से निकलेगी, प्रकाश की किरण को गुजारा, यहां से निकलेगी। फिर इस प्रकाश की किरण को मान लो यहां से गुजारा, तो ये यहां से निकलेगी। प्रतिबिंब कहां बना, आपस में मिली कहां, वक्रता केंद्रक पर।
यदि वक्रता केंद्रक पर वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब की कहां बना राजा? वक्रता केंद्रक पर ही बना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यदि वक्रता केंद्रक पर वस्तु है C पर, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? C पर। एक पॉइंट याद रखना, यदि वस्तु वक्रता केंद्रक पर हो राजा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्रक पर बनेगा। एक पॉइंट याद कर लेना। उसके बाद क्या करना है? चलना अपन को कहां है? आगे चलना है। तो इधर से देखो, इससे पहले कौन है? C पर। तो यहां लिख देना यदि वस्तु C व F पर के मध्य हो तो प्रतिबिंब बनेगा C पर। यदि वस्तु कहां हो? F पर, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहां से चले? इसको पकड़े, वापिस ये यहां लिखना है, ये यहां लिखना है, वापिस उल्टा लिखना है। तो C से बाद पहले कौन है? C व F के मध्य, और उसके बाद क्या है? F पर। तो ये F पर। सिंपल है कि नहीं? और इसका लिख लेना आप दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आप C यानी वक्रता केंद्रक पर यदि वस्तु हो तो प्रतिबिंब सदैव वक्रता केंद्रक पर ही बनेगा। वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्रक पर, प्रतिबिंब सदैव वक्रता केंद्रक पर बनेगा। वापिस यहां वक्रता केंद्रक। अब इस मान को यहां रखो, इस मान को यहां रखो, कोई दिक्कत? और इस मान को यहां रखो, इस मान को यहां रखो, तो अपने पास प्रतिबिंब की स्थिति बन जाएगी। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ये आएगा, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्रक पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन में मिलेगा F पर यानी फोकस पर, वक्रता केंद्रक पर, वक्रता केंद्रक से परे, वक्रता केंद्रक व F के मध्य। तो आप क्या करोगे? वक्रता केंद्रक पर। प्रतिबिंब वस्तु, प्रश्न ये आ गया। प्रश्न ये आ सकता है कि यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्रक व फोकस बिंदु के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा? तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा? वक्रता केंद्रक पर होगा। यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु अनंत पर है यानी बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा राजा? फोकस बिंदु पर। यह आपको सारणी याद करनी है। तो अवतल दर्पण से संबंधित आप सारे के सारे प्रतिबिंब याद कर सकते हो ना राजा? तो आज की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण से संबंधित। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अपन ने पढ़ लिया कौन कौन से होते हैं, इनके उपयोग क्या है, इसके प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्रक क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये अपने बात कर ले। इससे संबंधित अपन देखें एक आधा प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कैसे? वक्रता केंद्रक और उससे संबंधित यानी प्रश्न आ जाता है, यदि किसी दर्पण का वक्रता केंद्रक दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर हैं तो दर्पण की फोकस दूरी होगी। दर्पण की फोकस दूरी दर्पण से वक्रता के यानी अपने पास ये कोई दर्पण है, वक्रता केंद्रक है, दर्पण से वो कितना है? ये दर्पण ये भी हो सकता है, दर्पण ये भी हो सकता है, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अपन को वक्रता केंद्रक है, ये दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यहां से ये दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अपन को पूछा इसके मध्य क्या होता है? F होता है। ये दूरी पूछिए या ये दूरी पूछिए। अपन को ये पता है राजा कि R बराबर क्या होता है? 2F होता है। R बराबर क्या होता है? 2F। यानी वक्रता, और ये यहां से क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो गई। ये तो वक्रता त्रिज्या अपन को दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और ये पता है वक्रता त्रिज्या होती है ये फोकस बिंदु की 2 गुनी होती है, या तो अपन कह सकते हैं R बराबर ये हो गया। अब F का मान याद करना है तो अपन क्या कहेंगे? F बराबर ये इसके गुणा में है तो R के बट्टों में चला जाएगा। यहाँ कितने हैं टोटल? 20 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? F, और 10 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? F। तो यहाँ पर अपने पास फोकस दूरी है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर आगे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और फोकस दूरी देकर
वक्रता त्रिज्या भी पूछी जा सकती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जिस कांच के गोले से दर्पण का निर्माण हुआ है उस कांच के गोले का व्यास है वो दे रखा होता है, आपसे पूछ लिया जाए एफ। और ये मैं एक प्रश्न और करवा देता हूं। प्रश्न है, जिस गोले से दर्पण का निर्माण हुआ है उस गोले का व्यास 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या व फॉक्स दूरी होगी। प्रश्न क्या है? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्या दे रखा है कि जिस गोले से दर्पण का निर्माण हुआ है उस गोले का व्यास दे रखा है। यानी अपने पास मैं बात करूं, जैसे अपने पढ़ा था कि जो दर्पण का निर्माण हुआ था दोस्तों वो किससे हुआ था? इस गोले से काटकर हुआ था। और इस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। इनका व्यास पूरा का पूरा दे रखा है, वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। और ये आपको पता है कि व्यास बराबर होता है 2r यानी त्रिज्या। तो अब मैं त्रिज्या ज्ञात करूं तो क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2, व्यास है 30 तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है। इस गोले की त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या भी कितनी होगी? 15। इस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये 15 सेंटीमीटर, वो भी कितनी होगी? 15। तो मैं कह सकता हूं इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, वो कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या अपने पास आ गई। गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या यानी 15 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है? फॉक्स दूरी पूछा है। फॉक्स दूरी कितनी हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फॉक्स दूरी अपन कह सकते हैं एफ बराबर क्या कह सकते हैं? फॉक्स दूरी की बात करें, फॉक्स दूरी क्या हो जाती है राजा? एफ से निरूपित करते, एफ बराबर होता है आर बटे 2। और यहाँ आर का मान अपने पास 15 है कि नहीं है? बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर फॉक्स दूरी। 7.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? फॉक्स दूरी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आज अपने गोलीय दर्पण से संबंधित दर्पणों के बारे में पढ़ा। तो कल से अपन नेक्स्ट क्लास में जो अपवर्तन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आप इस क्लास को कंटिन्यू देखें, हो सके तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को शेयर करें अधिक से अधिक। और आपको ये क्लासें हैं जो राजस्थान पुलिस हैं उनकी दी जा रही हैं, जो साइंस की क्लासें होगी, जनरल साइंस राजस्थान पुलिस के अंदर आती हैं वो। और ऑफलाइन बेस में मैं कई सालों से अध्ययन करवा रहा हूं दोस्तों। ऑफलाइन बेसों में कई सालों से अध्ययन करवा रहा हूं, ऑनलाइन अभी स्टार्ट किया है। तो आप कंटिन्यू क्लास देखें। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो मैं आपको साइंस का सिलेबस उपलब्ध करवाऊंगा उनमें से एक भी नंबर नहीं कटेंगे। जैसे ही अपना सिलेबस पूरा होगा निःशुल्क दिया जाएगा। पूरे होते ही आपके क्या है, कुछ प्रश्नों से बनी हुई PDF आपको दी जाएगी जो टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।